आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 101। कह रहा है यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंजेस D0 इक्वल टू प्लस 63.3 किलो जूल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन Ag2CO3 सॉलिड है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2Ag प्लस एक्वस बन रहा है और CO3 माइनस 2 एक्वस बन रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी चेंज दिया गया है प्लस 63.3 किलो जूल। कह रहा है द KSP ऑफ Ag2CO3 सॉलिड इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इस रिएक्शन के लिए दिया गया है हमको, और KSP की वैल्यू हमसे पूछ रहा है Ag2CO3 की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। R की वैल्यू दे दिया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो देखिए सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है और डेल्टा G0 से KSP या जो भी जरूरत होगी हमसे उससे रिलेटेड निकालेंगे चीज और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधा फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को बॉक्स में बंद कर लीजिए और बॉक्स में बंद करने के बाद इसको आपको याद कर लेना। जो भी फार्मूले नीट के अंशाल पेपर में आ रहे हैं ये फार्मूले आपको एकदम याद होने चाहिए, ताकि सीधा क्वेश्चन अगर नीट में आए तो इसी फार्मूले को लगा करके हम लोग सॉल्व कर लें, झंझट ना फंसे। तो डेल्टा G0 इक्वल टू होता है -2.303 RT लाख KSP। KP होता है तो लाख KP हो जाता है, लाख KC जो भी हो उसी हिसाब से हम फार्मूला लिख लेंगे। तो डेल्टा G0 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 63.3 इंटू 10⁻³ जूल, उसमें किलो जूल में दिया है तो जूल में बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा कर दिया, बराबर -2.303 इंटू 8.314 R की वैल्यू। टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, उसको केल्विन में बदलेंगे। कैपिटल T का मतलब केल्विन होता है और स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिखा जाता है। तो चूंकि केल्विन में बदलना है तो 27 में 273 जोड़ेंगे तो 298 आएगा, इसलिए t की जगह 298 लिखा है। लाग KSP, अब ये सॉल्व किया तो KSP की वैल्यू आ गई, लाग KSP की वैल्यू आई सॉल्व करने पे -11.09। तो KSP इक्वल टू, अब लाग को हटाना है तो एंटी लाग ले लेंगे -11.09 का। तो ये 11 हमारी पूर्णांक संख्या है, इसके बाद डेसिमल नंबर है। तो log 11 की वैल्यू यहाँ रख दी 8 पॉइंट और ये 0.09 की निकालेंगे तो 128 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। कुल मिला करके ये जो 11 है ये पावर में जाएगा, पूर्णांक वाला पावर में जाता है तो 11 पावर रहेगी, फिर log 0.09 का लिखेंगे। तो यहाँ पर दशमलव कहीं डेसिमल चेंज किया होगा तो 10⁻12 हो गया। तो 1 से 1 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ CaCO3 एंड CaC2O4 आर 4.7 इंटू 10⁻⁹ and 1.3 into 10⁻⁹ respectively at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो KSP की वैल्यू CaCO3 CaC2O4 की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दे दिया गया है वैल्यू हमको। हमने आपको बताया था कि KSP KC KP ये सब टेम्परेचर के आधार पर इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए जो भी दे रहा है उसमें टेम्परेचर जरूर लिख रहा है। कह रहा है इफ द मैक्सिमम ऑफ दीज टू इज वाश्ड विद वाटर मिक्सचर, मैक्सिमम नहीं मिक्सचर, तो कह रहा अगर इन दोनों के मिक्सचर को पानी से धोया जाए, कहने का मतलब ये है
कि इसमें पानी में डाला जाए दोनों को। तो कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 आयन इन वाटर। तो वाटर में Ca+2 आयन का क्या कंसंट्रेशन होगा। तो देखिए पीछे हम लोग इस तरह के कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर Ca इसमें भी है, Ca इसमें भी है, तो दोनों से Ca+2 आयन निकलेगा। तो कॉमन आयन प्रभाव जो हमने बताया था वही यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने CaCO3 को तोड़ा तो Ca+2 और CO3-2 हो गया, और कंसंट्रेशन को x मान लिया गया है। और CaC2O4 कैल्शियम ऑक्जिलेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तोड़ा तो Ca+2 + C2O4-2 टूटा। इसका कंसंट्रेशन Y और Y मान लिया गया। क्यों माना गया? क्योंकि दोनों के 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल। तो अगर इसका X होगा तो इसका भी X होगा, और ये भी X ही होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए Y माना है। चूंकि इनका लिखना नहीं है, केवल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखा जाता है Ksp की वैल्यू में, इसलिए इनका नहीं लिखा गया। अब क्या होगा कि अब Ca+2 का कंसंट्रेशन कितना है, यहाँ पर X है और यहाँ पर Y, तो कुल मिला के Ca+2 का कंसंट्रेशन X + Y हो गया। एंड X ब्रैकेट में X + Y = 4.7 × 10⁻⁹। अब एक चीज पर थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पर देखिए एंड X = और ब्रैकेट में X + Y = 4.7 × 10⁻⁹ क्यों लिखा, और यहाँ पर Y ब्रैकेट में X + Y = 1.3 × 10⁻⁹ क्यों लिखा। इस बात को हमें समझना है। तो यहाँ पर पहले कंसंट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए X लिखा है CaCO3 के लिए, ये कंसंट्रेशन है, और Y लिखा है CaC2O4 में, तो ये कंसंट्रेशन है। तो इसको गौर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं मिस्टेक करेंगे। यहाँ पर पहले इसको डाला गया CaCO3 को, तो ये टूट गया X और X में। बाद में CaC2O4 डाला गया, तो ये Y और Y कंसंट्रेशन में टूटा है। तो जाहिर सी बात है कि Ca+2 पहले से मौजूद रहेगा, तो कॉमन आयन प्रभाव में हमने पढ़ा था, कॉमन आयन इफेक्ट में, कि ये इसके कंसंट्रेशन को कम करेगा, यानी इसको और ज़्यादा टूट करके CaC2O4 को और ज़्यादा टूट करके CaC2 नहीं बनने देगा। क्योंकि लीच एट लियर प्रिंसिपल हमको बताता है, जिसको लासाते-लिये सिद्धांत बोलते हैं, कि कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगा उसके उल्टा रिएक्शन चलेगी। तो यहाँ पर पहले ही Ca+2 का कंसंट्रेशन चूँकि सॉल्यूशन में मौजूद रहेगा, तो ये टूट करके Ca+2 बनने की बजाय अगर ये रिएक्शन हो गई है तो इसको उल्टा फिर से CaC2O4 बनाने का प्रयास करेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो टूटा है CaCO3, ये बहुत ज़्यादा इसके आयन रहेंगे CaCO3 के द्वारा दिए गए Ca+2 आयन, और ये बहुत कम रहेगा क्योंकि ये इसको टूटने नहीं देगा, Ca+2 और ज़्यादा बनने नहीं देगा। तो इसलिए X + Y को हम X लिख सकते हैं, क्योंकि Y बहुत कम होगा। तो इसलिए X + Y कहे या X ब्रैकेट में लिखा है X + Y = 4.7 × 10⁻⁹। और एक दूसरे रूप में समझिए कि हम जब Ksp लिखते हैं तो हम जो प्रोडक्ट बनता है उसके कंसंट्रेशन को लिखते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये X + Y ये हो गया, मतलब एक CO3-2 वाला X हो गया और एक Ca+2 वाला X + Y हो गया। क्यों? क्योंकि Ca+2 ये दोनों रहेंगे ना जब लिखा जाएगा,
तो x ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 4.7 इंटू 10⁻9 लिखा। अब इसके लिए जब हम लिखेंगे तो एक तो y C2 वो 4 रहेगा y, और प्लस ये भी रहेगा, तो ये दोनों रहेंगे, तो ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखा है। तो ये हो गया 1.3 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और समझने की बात है कि चूंकि y ये वाला कॉमन आयन नहीं है, तो इसको लिखा है कि ये सबसे ज्यादा, इसके आयन ज्यादा रहेंगे क्योंकि ये कॉमन आयन है नहीं कहीं से, तो ये टूट करके पूरे आयन देगा, तो इसके आयन ज्यादा होंगे इसकी तुलना में। तो इसलिए जो x प्लस वाई ब्रैकेट में लिखा है और ये y बाहर लिखा है बराबर 1.3 इंटू 10⁻9, क्योंकि y ये कंसंट्रेशन है जो KSP की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है दूसरे वाले के लिए। तो यहाँ पर y ब्रैकेट में x प्लस वाई में बराबर 1.3 इंटू 10⁻9 लिखा है, और यहाँ पर एक तरह से ये पहले वाले के KSP की वैल्यू है, तो उसके लिए ये x प्लस वाई इक्वल टू 4.7 इंटू 10⁻9 लिखा है। क्यों लिखा गया है हमने आपको बता दिया। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो अगर पहले में दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो x अपान वाई इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.6, यानी x इक्वल टू 3.6 वाई आ जाएगा। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, अगर दूसरे वाले इक्वेशन में इस x की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो y प्राप्त हो जाएगा, तो y 3.6 y प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻9, ये दिया है। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया y इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁻5। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3.6 इंटू, ये वैल्यू हो जाएगी 1.68 इंटू 10⁻5, तो ये आ गई 6.05 इंटू 10⁻5। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, क्योंकि x इक्वल टू 3.6 y है, तो इस y की जगह ये वाली वैल्यू रखा, तो 3.6 में गुणा हुआ तो x की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गई। तो x और y हमको प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से ये 102 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए Ca+2 का कंसंट्रेशन हमने जो इक्वेशन बनाया था इसका उसमें x माना गया था, तो जो x की वैल्यू होगी वही करेक्ट हो जाएगा। तो 102 का डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सोल्युबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन मतलब इनको पानी में डाला गया है, एक्वस का मतलब जलीय, तो पानी में डाला गया है, तो सबसे ज्यादा किसकी विलेयता होगी, कौन ज्यादा घुलनशील होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 103 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। Na2S सबसे ज्यादा सॉल्यूबल है, उसके बाद ZnS, फिर उसके बाद CuS, ये क्रम हमारा चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो Na2S है, इसमें Na जो है ये एल्कली मेटल है, इसके बाद ये दोनों मेटल हैं। तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे देखिए यहाँ सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो जो पीरियाडिक टेबल हमने बताया है उसमें इसको विस्तार से बताया है, तो उस चीज को आप समझेंगे कि कैसे ग्रुप में नीचे जाने पर या पीरियड में आगे जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती घटती है। तो यहाँ पर 103 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सोडियम सल्फाइड इज सोल्यूबल इन वाटर, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ZnS इज लार्जर देन दैट ऑफ CuS। तो सबसे ज्यादा Na2S, फिर ZnS, फिर CuS। तो 103 का बी विकल्प हमको क्लियर है। और अगर ज्यादा डिटेल जानना है तो पीरियाडिक टेबल जो हमने पढ़ाई है उसमें पीरियड में ऊपर जाने, नीचे जाने या ग्रुप में आगे पीछे जाने, जो भी हो
ग्रुप में ऊपर नीचे जाने, पीरियड में आगे पीछे। इसके बाद जो सॉल्युबिलिटी का चेंज होता है हमने अच्छे से बताया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। कह रहा है pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaOH का होल ट्वाइस, ये देखिए ऊपर लग गया है, नीचे होना चाहिए, इज 12, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज। तो pH वैल्यू हमको BaOH का होल ट्वाइस की दे दी है और KSP की वैल्यू पूछ रहा है। पीछे इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब फिर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो BaOH है हमारे पास, इससे हमें OH मिलेगा। तो सबसे पहले जो pH दिया है हमको उसको POH में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद OH आयन का कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा। और फिर चूंकि KSP बराबर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका कंसंट्रेशन होता है, तो उसी आधार पर हम KSP निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए pH दे दिया है 12, तो H प्लस, चूंकि pH इक्वल टू 10⁻⁻H प्लस या H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻pH, ये हमारा फार्मूला होता है। तो जाहिर सी बात है कि pH वैल्यू सॉल्यूशन की 12 है, तो H प्लस हमारा 10⁻12 हो जाएगा। अब OH माइनस हमारा, तो pH H प्लस प्लस OH माइनस इक्वल टू KW, तो उसी से अगर हम निकालेंगे तो ये KW की वैल्यू 10⁻14 हो जाएगी। तो अगर OH माइनस निकालना है तो 10⁻14 में 10⁻12 घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻2, क्योंकि टोटल जो वैल्यू होती है उसमें 14 ही H प्लस और OH माइनस का गुणनफल की वैल्यू होती है। तो 14 में से अगर OH निकालना है तो H प्लस घटाएंगे और H प्लस निकालना है तो OH घटाएंगे। तो इस प्रकार से 10⁻2 आ गई OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब BaOH का होल ट्वाइस है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हम जो है इसे H प्लस और OH माइनस में तोड़ेंगे, अरे Ba प्लस 2 और OH माइनस में। तो Ba का एक आयन है, Ba प्लस 2 बनाएगा और OH में 2 है, तो 2 मोल OH माइनस बनेगा। अब KSP की वैल्यू निकालने के लिए हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चूंकि होता है, तो सॉल्युबिलिटी इसकी यस होगी तो इसकी 2s होगी, क्योंकि ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, इसलिए ये यस है तो ये 2s मानना पड़ेगा। तो 2s, ये OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻2 दी है, तो OH माइनस इक्वल टू, ये OH माइनस की जगह 2s लिखा है, A नहीं 2s, तो ये 2s इक्वल टू 10⁻2 हो जाएगी। तो s इक्वल टू 10⁻2/2 हो जाएगा। अब देखिए KSP इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो इसका प्रोडक्ट बना है उसके आयन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर Ba प्लस 2 की यस है और OH माइनस की 2s है, तो 2s, और जो गुणन पहले मल्टीप्लाई होता है वो पावर में जाता है, तो पावर में चला गया, तो KSP आ गया 4s3, यानी 4, और s की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 10⁻2/2 का क्यूब। इस सॉल्व करने पे आ गया 5 × 10⁻7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 का बी विकल्प हमारा, 104 नंबर क्वेश्चन का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देखिए एक वर्ड होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। इसको समझने का प्रयास करिए कि जैसे हम किसी बाजार में किसी दुकान में जाते हैं मूली खरीदने, तो 5 रुपए की 10 मूली कभी मिल जाती है, लेकिन वो मूली की मोटी होगी, देखने में उतना अच्छी नहीं होगी, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मात्रा ज्यादा होगी। तो क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रा में अधिक, और क्वालिटेटिव का मतलब गुणवत्ता में अच्छा। तो अगर अच्छी मूली देने जाएंगे तो 5 की कहो 2 ही भी मिले, 2 ही मिले, और एक जगह 5 की 10 मिल रही है। तो जो कम मिल रही है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है
और जो ज़्यादा मिल रही है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब समझिए। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यानी गुणवत्ता की प्रमुखता दी गई है। तो इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर आयन बाय प्रेसिपिटेटिंग देम एज ए क्लोराइड साल्ट। तो कह रहा है ग्रुप 1 के, अब देखिए यहाँ पर जब क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल वाली बुक में है, तो उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वहाँ पर जो दिया गया है तो उसमें ग्रुप के आधार पर आयन दिए गए हैं। तो जब उसको पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर इसने बता दिया है कि क्लोराइड साल्ट है, तो उसमें Ag+ और Pb+2 आयन ये जो है, तो इनकी बात की जा रही है। तो कह रहा है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द मेटल ऑफ ग्रुप 1 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर आयन बाय प्रेसिपिटेटिंग देम एज क्लोराइड साल्ट। तो यहाँ पर ग्रुप 1 के जो मेटल के आयन हैं उनको हमें सेपरेट करना है, अलग करना है। तो कह रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोई साल्ट है जिसमें क्लोराइड है, तो क्लोराइड आयन वाले साल्ट को नीचे थक्का बना के जमा ले रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रुप 1 के जो मेटल वाले आयन हैं उनको अलग किया जा रहा है। A solution is initially contain Ag+ and Pb+2 at a concentration of 0.10 मोलर। तो कह रहा है एक विलयन है जो प्रारंभ में Ag+2 और Pb+2 आयन रखता है 0.10 मोलर कंसंट्रेशन पर। तो कह रहा है aqueous HCl is added to this solution until the Cl- concentration is 0.10 मोलर। तो कह रहा है कि हम इसमें क्या करते हैं कि एक जलीय HCl, aqueous HCl मतलब HCl का जलीय विलयन पानी के साथ, उसको ऐड करते हैं। कह रहा है until the Cl- concentration is 0.10 मोल। यहाँ पर Cl- का कंसंट्रेशन 0.10 मोलर है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ and Pb+2 एट बी इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भाई 0.1 मोलर कंसंट्रेशन में है Ag+ और Pb+2 का। जब विलयन का 0.10 मोलर कंसंट्रेशन है उस समय Ag+ और Pb+2 प्रेजेंट है। अब इसमें HCl का जलीय विलयन ऐड कर दिया गया, तब 0.10 कंसंट्रेशन है। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में Ag+ और Pb+2 का इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंसंट्रेशन कितना होगा। Ksp की वैल्यू दे दिया है AgCl की 1.8 × 10⁻10 और Ksp फॉर PbCl2 दे दिया है। PbCl2 के लिए Ksp 1.7 × 10⁻5। तो अब 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें हमको बताना है कौन सा सही है। तो इसको देखते हैं। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का हल कितना छोटा है। Ksp AgCl के लिए अगर लिखेंगे तो Ag+ और Cl- लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल आयन जो होंगे उन्हीं का कंसंट्रेशन लिया जाता है। तो अब Ag+ अगर देखें तो Ksp AgCl अपान Ag+ नीचे चला जाएगा। तो AgCl की Ksp की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.8 × 10⁻10 अपान इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है Cl- का 0.10 था, हमने पढ़ा। तो इसको 10⁻1 लिख सकते हैं। तो सॉल्व करने पे आ गया 1.8 × 10⁻9 मोलर Ag+ आयन का कंसंट्रेशन। अब Ksp PbCl2 के लिए अगर फार्मूला लिखें तो Pb+2 और Cl- का स्क्वायर होगा। इसको ध्यान दीजिए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग इसको लिख लीजिए। लिखने में कोई गलती नहीं होती, ऐसे गलत हो जाएगा कि PbCl2 Pb+2 और 2Cl- में टूटेगा, तो जो पहले गुणा होता है वो पावर में जाता है, हमने आपको बता दिया। तो PbCl2 टूटेगा तो Pb+2
+2Cl माइनस में टूटेगा। तो अगर ये यस है तो ये 2s होता है, तो ये जो ये पहले होता है ये पावर में जाता है, तो ये पावर में चला गया। तो Pb+2 बराबर हो जाएगा, ये Cl माइनस नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका दिया है क्वेश्चन में KSP वैल्यू PbCl2 की 1.7 × 10⁻⁵। ये हो गया अपान में Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ये और Cl माइनस बराबर ही थे, तो 10⁻⁻1, और चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा है, तो ये आ गया 1.7 × 10⁻³ मोलर। तो यहाँ पर Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लिया, Pb+2 का, यही पूछ रहा है, तो C वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पूछने का मतलब है कि KSP से तुलना करेंगे, क्योंकि KSP का मतलब ही है कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो उसमें एक ऐसी कंडीशन कि उससे ज़्यादा मिलाएंगे अगर सॉल्यूट को यानी विलेय को, तो नीचे जम जाएगा। तो यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में, तो उस कंडीशन में हम निकाल लिए हैं। तो 105 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 106 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ रहा है H2S गैस व्हेन पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ cations containing HCl precipitates। कह रहा है द cation ऑफ सेकेंड ग्रुप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस बट नॉट दोज बिलोंगिंग टू द फोर्थ ग्रुप, इट इज बिकॉज। ये देखिए पूरा प्रैक्टिकल वाली बुक के क्वेश्चन है। तो नीट में जो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है जिसमें प्रैक्टिकल के बुक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप नीट का MTG का सॉल्व किए रहेंगे तो किसी भी प्रकार से प्रैक्टिकल बुक वाले क्वेश्चन आने पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि H2S गैस है, व्हेन पार्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ cation containing HCl precipitate the cation of second group of qualitative analysis but not those belong to the fourth group, it is because। कह रहा है जब हम H2S गैस को HCl के प्रेसिपिटेट से जो है गुजारते हैं तो सेकेंड ग्रुप के ही केवल कैटायन जो है मिलते हैं, हमको फोर्थ ग्रुप के नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों है कि सेकेंड ग्रुप के ही मिल रहे हैं, फोर्थ के नहीं मिल रहे। अब देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाली बुक के हैं तो थोड़ा सा आपको सेकेंड ग्रुप फोर्थ ग्रुप के जो कैटायन है उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसको जब डिटेल में हम पढ़ाएंगे वहाँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझिए कि ग्रुप बना करके अलग अलग कैटायन को रखा गया है कि ये ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में है, ग्रुप 3 में है, ग्रुप 4 में है, तो कैसे प्रेसिपिटेट होता है उस आधार पर उनको रखा गया है। तो वही पूछ रहा है हमसे, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 106 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है और इसको डिटेल में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए 106 का ये विकल्प करेक्ट है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेज द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। तो क्या होता है कि HCl जो प्रेजेंट है उसमें, तो ये सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन को कम कर देती है। इस वजह से केवल सेकेंड ग्रुप के आयन ही हमें मिलते हैं, फोर्थ ग्रुप के नहीं मिलते। तो इसको हम और डिटेल से जो है पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मोटी मोटी भाषा में समझिए कि H2S गैस में भी अगर आयन बनेंगे तो यहाँ पर 2H प्लस आयन बनेंगे और यहाँ पर HCl आयन बनेंगे। तो यहाँ BH है, यहाँ BH है, तो कॉमन आयन प्रभाव रहेगा। तो जब हम HCl में पास करते हैं H2S गैस को तो पहले से ही H प्लस अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, तो HCl टूट के जब H प्लस और Cl माइनस देना चाहेगा तो चूंकि लासाते लिए यानी लीच एट लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिधर आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर विपरीत रिएक्शन चलेगी। तो पहले से ही इसके कारण H प्लस प्रेजेंट होगा, तो HCl और ज्यादा इस सल्फाइड आयन को नहीं, मतलब टूट के सल्फाइड आयन नहीं बनने देगी। जब इसके भी H प्लस आ जाएंगे
तो इस वजह से सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो वही कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेज द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। अब आप ये कह सकते हैं कि H2S गैस पास की जा रही है HCl में, तो चूंकि HCl हमारा स्ट्रांग एसिड है तो ये पूरी तरह टूट जाएगा H+ और Cl- में। तो H+ पहले से मौजूद रहेंगे इसके विलयन में, तो ये जब H2S गैस प्रवाहित की जाएगी तो इसको ज्यादा आयनित नहीं होने देगा, आयोनाइज नहीं होने देगा, क्योंकि H+ पहले से प्रेजेंस रहेंगे। तो लीच एट लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब रिएक्शन उल्टा चलना चाहिए, जिधर H+ ज्यादा है उसके विपरीत। तो H+ इसके ज्यादा नहीं बन पाएंगे, यानी S-2 ज्यादा नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। शायद बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि द कैटायन ऑफ ग्रुप सेकेंड आर प्रेसिपिटेट एट दियर सल्फाइड, solubility product of sulfide ion of group second रेडिकल आर वेरी लो। तो दूसरे ग्रुप के जो रेडिकल हैं, इनको रेडिकल बोलते हैं आयन को, तो उनके लिए जो है solubility product सल्फाइड का बहुत कम है। Therefore even with low concentration of S-2 ion the ionic product exceed the value of their solubility product। तो चूंकि S-2 का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो इसलिए इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू एक्सीड कर जाती है। कह रहा है द आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ दियर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आ जाता है। एंड द रेडिकल ऑफ ग्रुप सेकेंड गेट प्रेसिपिटेट, जिसके कारण क्या होता है कि सेकेंड ग्रुप के जो रेडिकल है वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, यानी थक्का बन के नीचे बैठ जाते हैं। तो देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना होगा उसी हिसाब से वो सॉल्यूबल होगा। अगर ये कम है तो कम सॉल्यूबल होगा, ज्यादा है तो ज्यादा सॉल्यूबल होगा। तो चूंकि आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, यानी ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से जो रेडिकल है सेकेंड ग्रुप के वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम हो गया, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा, तो इसलिए ये जम के बैठने लगेगा। क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट कम है तो कम जो है सॉल्यूबल होगा, वो जम के बैठने लगेगा, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो कह रहा है द लो कंसंट्रेशन ऑफ S-2 आयन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2S गैस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ दियर साल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड HCl। तो ये कह रहा है इसीलिए S-2 का हमको बहुत कम कंसंट्रेशन मिलता है जब H2S को पास किया जाता है HCl से, डाइल्यूट HCl से, तन HCl से। डाइल्यूट का मतलब तन का मतलब ढीला, गाढ़ा नहीं। तो जितना ढीला होगा उतने जगह मिलेगी, तो उतने अच्छा HCl आयनित होगा, तो उतने ज्यादा H+ रहेंगे, इसलिए H2S को आयनित नहीं होने देगा। Which support degree of ionization of H2S by common ion effect। suppress, तो which suppress, तो अभी जो हमने बताया कि कॉमन आयन इसमें भी H+ है, इसमें भी H+, तो आपस में लड़ेंगे, इसलिए इसको ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देगा, यानी आयनित नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर के सप्रेस कर देता है H2S के आयनन को। कारण क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसलिए सेकेंड ग्रुप के ही S-2 ही तक ही, मतलब सेकेंड ग्रुप के ही रेडिकल हमारे प्रेसिपिटेट हो पाते हैं, आगे वाले फोर्थ ग्रुप के नहीं। तो 106 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 106 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पायरिंगली सोल्यूबल साल्ट। स्पायरिंगली का मतलब सूक्ष्म मात्रा में या बहुत कम। साल्ट का नाम है AX2 इज 3.2 × 10⁻11। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP की वैल्यू दे दी। तो सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो इसको केवल तोड़ के रिएक्शन लिख देना है बस। यहाँ पर देखिए 106 नंबर क्वेश्चन में H2S को तोड़ा है, तो 2H+ और S-2 में टूटा है। HCl को तोड़ा है तो H+ और Cl- में। तो देखिए कितना अच्छा समझाया है
कि ये दोनों कॉमन आयन के कारण आपस में इनका सांद्रता बढ़ जाएगी, तो लीच एट लेयर प्रिंसिपल के हिसाब से अब रिएक्शन इधर को आना चाहिए, यानी H2S ये S-2 कम होगा, क्योंकि रिएक्शन उल्टा चल के H2S बनाना चाहेगी, तो इसलिए S-2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कह रहा है नोट दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रेडिकल आर क्वाइट हाई। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है फोर्थ रेडिकल का, फोर्थ ग्रुप के, तो वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इट इज नेसेसरी टू सप्रेस द आयन ऑफ S-2 आयन, अदरवाइज रेडिकल ऑफ फोर्थ ग्रुप विल आल्सो गेट प्रेसिपिटेट बिलोंग विद ग्रुप सेकंड रेडिकल। अब चूंकि थोड़ा सा हाई होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फोर्थ रेडिकल का, तो चूंकि S-2 का कंसंट्रेशन कम है, तो इस वजह से केवल सेकंड का ही जम रहा है। थोड़ा सा और अगर ज्यादा हो जाता, ये कंसंट्रेशन और बढ़ जाता, मतलब ये और ज्यादा आयनित हो जाता, तो क्या होता कि फोर्थ वाले भी जम जाते। तो वही कह रहा है कि इट इज नेसेसरी टू सप्रेस द आयन ऑफ S-2 आयन, कंसंट्रेशन ऑफ S-2 आयन। तो S-2 आयन के कंसंट्रेशन को सप्रेस यानी दबाने की जरूरत है, नहीं तो फिर अदरवाइज रेडिकल ऑफ ग्रुप 4 विल आल्सो गेट प्रेसिपिटेट अलोंग विद ग्रुप सेकंड रेडिकल। नहीं तो सेकंड ग्रुप रेडिकल के साथ फोर्थ ग्रुप भी थक्का बन के नीचे जम के तली में बैठ जाएंगे। ये है चीज। तो अब 107 नंबर देखते हैं। तो KSP की वैल्यू हमको दे दिया है 3.2 × 10⁻11 क्वेश्चन में, और AX2 को अगर हम तोड़ेंगे तो A+2 और 2x माइनस में टूटेगा, तो ये यस होगा तो ये 2s होगा सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, और KSP बराबर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का गुणनफल, तो यस इंटू 2s, और जो यहाँ पर पहले गुणा में होगा वो पावर में भी जाता है, तो 2s का ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 नीचे नहीं यहाँ होना चाहिए, तो ये आ गया 4s³। तो 4s³ इक्वल टू KSP की वैल्यू दी है ये 3.2 × 10⁻11, सॉल्व किया तो यस की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻4, तो 107 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 × 10⁻16 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन 10⁻4 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KI एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज अप्रोक्सीमेटली। तो ध्यान दीजिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgI का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 × 10⁻16 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर है, और AgI की सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता 10⁻4 है KI विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर देखिए AgI और KI में I कॉमन आयन प्रभाव दिखाएंगे, तो कॉमन आयन प्रभाव दिखाएंगे, तो अब इसको हम KSP के फॉर्म में लिख करके सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। KI का 10⁻4 n का विलयन है, उसमें AgI को डाला जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए AgI को तोड़ा गया तो Ag प्लस और I माइनस में टूट जाएगा, और KI को तोड़ा गया तो KI प्लस और I माइनस में टूट जाएगा। ये देखिए कॉमन आयन है, तो यहाँ पर KI प्लस 10⁻4 मोलर है, तो फॉर KI 1 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर। नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर होगी KI के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये भी 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर होगी। नहीं तो नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी गुणे वैलेंसी इक्वल टू मोलरिटी होती है। इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि नॉर्मलिटी आपके कोर्स से हटा दी गई है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें नॉर्मलिटी दी हो,
क्योंकि अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें नॉर्मलिटी के बारे में चर्चा नहीं की गई, केवल मोलारिटी के बारे में चर्चा की गई। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलिटी और मोलारिटी बराबर होगी KI की तुलना में, इसलिए 10⁻⁴ मोलर कहें या 10⁻⁴ नॉर्मल कहें एक ही बात। तो I माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर हम AgI में इसको यस मानते यस, तो ये भी यस होगा हमारा, क्योंकि दोनों 1 मोल है। तो इसलिए यस प्लस इतना हो जाएगा, यस प्लस 10⁻⁴, ये I माइनस की कर दी। तो KSP इक्वल टू इसके लिए Ag का कंसंट्रेशन और I का कंसंट्रेशन। KSP क्वेश्चन में दिया 1 × 10⁻16 बराबर यस ब्रैकेट में यस प्लस 10⁻⁴। अब देखिए चूंकि यहां पर जो हमारा ये है KI, ये स्ट्रांग के I को पानी में डालेंगे तो KOH बनेगा, यानी स्ट्रांग एसिड और बेस वाला ये विलयन है, स्ट्रांग मतलब साल्ट जो बन रहा है। तो ये क्या करेगा कि इसकी विलेयता को सप्रेस करेगा, ये I माइनस इसको मतलब कम आयनित होने देगा, तो ये कम होगा। तो जो हमने यहाँ पर यस लिखा था, ये यस जो लिखा, तो यस प्लस 10⁻⁴ लगभग 10⁻⁴ होगी, क्योंकि यही खुद कम है और ये और कम है। तो इतना कम है कि ये हमारे कैलकुलेशन के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए यस प्लस 10⁻⁴ को डायरेक्ट यहाँ पर देखिए लिख दिया है, यस स्क्वायर कर दिया है, कोई बात नहीं है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि कम होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया तो यस स्क्वायर प्लस 10⁻⁴ आ गया, यस का गुणा इसमें भी होगा जब ब्रैकेट हटाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर बाद में वही कहानी करना पड़ा कि 10⁻⁴ यस स्क्वायर से बहुत कम है, इसलिए डायरेक्ट 10⁻⁴ लिख दिया, क्योंकि 10⁻⁴ का अगर हम स्क्वायर करें यस का तो और कम होगा, क्योंकि 10⁻8 आ जाएगा तो कितना कम होगा, तो हटा दिया सबको, तो 10⁻4 ही लिखा। तो यस हमारा आ गया 1 × 10⁻12 मोल पर लीटर सॉल्व करने। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, तो कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ MX2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट इज 0.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। कह रहा है देन फाइंड आउट KSP ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सॉल्युबिलिटी दिया है, KSP पूछ रहा है, सीधा इसको तोड़ के फार्मूला लिखेंगे और सीधा आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए MX2 टाइप है, तो इसको तोड़ेंगे तो M+2 का यस होगा और X - 2 का 2s होगा, क्योंकि इसका 2 का गुणा होगा तो ये 2s हो गया। और फार्मूला लिखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का KSP इक्वल टू तो यस और ये 2s है, और जो पहले गुणा होता है वो पावर में जाता है, पावर में चला गया तो 4s³ हो गया। तो यस इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, ये दिया है क्वेश्चन में। तो KSP इक्वल टू 4 का गुणा कर देंगे इसी में और इसका क्यूब कर देंगे, तो 4 × 0.5 × 10⁻⁴ इसका क्यूब होगा, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 5 × 10⁻⁻13। देखिए क्यूब भूल गया है तो यहाँ क्यूब लगा लीजिए, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, क्यूब कर लीजिए, तो 109 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन उसी तरह होंगे, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। अनसॉल्व करने का यही फायदा है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ M2S साल्ट इज 3.5 × 10⁻⁶, देन फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर सॉल्युबिलिटी दे दिया, इसको लिखना भर सीख जाइए, बस में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो देखिए M2S टूटेगा तो 2M + S - 2 टूटेगा, तो ये यस होगा, ये 2s होगा क्योंकि 2 का गुणा है। सॉल्युबिलिटी दी है 3.5 × 10⁻⁶। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तो KSP इक्वल टू M का कंसंट्रेशन और S - 2 का कंसंट्रेशन, और M में 2 का गुणा है तो ये पावर में जाएगा,
तो m का 2s है तो 2s का पावर 2 गुणे यस होगा तो 4s क्यूब, यानी 4 इंटू यस क्यूब में 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 का क्यूब हुआ तो आ गया 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 16। तो 110 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 110 का बी विकल्प हमारा करेक्ट। अब 111 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।